हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलीमर चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर छोटा चैप्टर है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड में इसमें से देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू 3 मार्क के आते हैं, थियरी 2 मार्क का आता है। ये मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में बताया था। हम लोगों ने पॉलीमर्स में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं, जैसे कि पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि मोनोमर्स क्या होते हैं और मोनोमर्स से पॉलीमर बनाने के जो प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन का मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि ईथीन से आप पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड आप किस तरह से बनाते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलीमर्स चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन सोर्स के बेसिस पर हम लोगों ने नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स में देखा था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसको रिवाइज करते रहना है, तभी आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन ये रिवीजन घड़ी घड़ी करने से ही आएगा। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखने के बाद में हम लोगों ने पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को देखा था। उसमें हम लोगों ने लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की बातें की थी। एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने सारे डिस्कस करवा लिए थे आप लोगों को अच्छे से। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन किस तरह से हो रहा है उसके बेसिस पर वी कैन क्लासीफाई पॉलीमर्स इनटू एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर आपको याद हो तो एडिशन में भी हम लोगों ने एडिशन होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और एडिशन कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। और बाद में फिर हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं और उसका कोई एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये हो गया एडिशन होमोपॉलीमर, एडिशन कोपॉलीमर। और फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कंडेंसेशन पॉलीमर्स में नायलॉन 6 को बना के मैंने आप लोगों को शो किया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था इनटू इलास्टोमर्स। सबसे पहला उसके अंदर था इलास्टोमर्स। फिर उसके बाद में सेकंड जो था वो था फाइबर्स और उसके बाद में थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट था थर्मोप्लास्टिक्स। मैंने आप लोगों को एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर जो रिपीटेडली बोर्ड्स में पूछे गए हैं उसके बारे में बात की थी कि फाइबर्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, बीच में थर्मोप्लास्टिक्स आते हैं और इलास्टोमर्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे पुअर होती है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के दिए थे। बाद में हम लोगों ने थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। और फिर क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने आप लोगों के साथ में एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं उनको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग के सिलेबस में है, हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था कि ईथीन अगर हमारे सामने है उसको पॉलीथीन में कन्वर्ट करना है बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। और वो मैकेनिज्म को मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा लिख के बताया था, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को कंक्लूड किया था एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। अब अगर हमको पता चल चुका है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है तो हम कुछ एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस करते हैं और बाद में फिर हम लोग इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ बेसिक एग्जांपल्स की। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलीथीन। पॉलीथीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन बनाना भी अपने को आता है। जैसे कि अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड के अल्कीन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ईथीन। अब ईथीन के अगर मैं ले लेता हूँ N मोल्स, कितने मोल्स, N मोल्स ले लिया मैंने।
अब उसी का अगर मैंने वैलेंसी ओपन करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के n टाइम्स जो लिखा है, उसी को मैं क्या कहता हूँ बेटा? पॉलीथीन कहता हूँ। इसे मैं कहूँगा पॉलीथीन। तो ईथीन से पॉलीथीन बन गया, ठीक है। अब ईथीन से पॉलीथीन तो हमने बना दिया, लेकिन ये मैकेनिस्टिकली किस तरह से गया है, तो उसमें हम लोगों ने एरो के ऊपर लिखा है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है, और आप देख सकते हो कि जो प्रेशर हमने यूज़ किया है वो 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन टू 570 केल्विन। देखिए ये कंडीशन LDP की आपको याद रखनी रहेगी। LDP मैंने क्या कहा, क्या फुल फॉर्म है इसका? लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो बच्चों, लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि बीच में उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस रही होगी, तभी तो डेंसिटी लो है ना। लो डेंसिटी का मतलब यही होता है कि अगर सिस्टमैटिक प्रॉपरली अरेंज हुए होते सारे ईथीन, तो तब तो वो लो डेंसिटी नहीं होता। अब लो डेंसिटी क्योंकि है ये, तो इसका मतलब इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ब्रांचिंग वगैरह हुई होगी। अब देखिए 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इतना हाई टेम्परेचर, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर से ये जो रिएक्शन हुई होगी ना, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हुई होगी। और जब भी किसी रिएक्शन को बहुत फास्ट कराया जाता है और उस रिएक्शन में अरेंजमेंट होता है, तो वो अरेंजमेंट इतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता, तो तब वो डेंसिटी क्या शो करता है? लो डेंसिटी शो करता है। तो ऐसे पॉलीथीन को हम क्या कहेंगे? लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो बच्चों, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होता है कि लो डेंसिटी की क्या कंडीशन थी, हाई डेंसिटी की क्या कंडीशन थी। तो आप ऐसे सोच के याद कर सकते हो कि अगर मुझे लो डेंसिटी बनाना है, इसका मतलब हम लोगों को अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं करवाना है, इसका मतलब प्रोसेस को फास्ट करवाना है, इसका मतलब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ये काम हमको करवाना पड़ता होगा। आपको आ गई बात समझ में? जैसे हम लोग कहते हैं जो बॉटल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह आते हैं, जैसे इसके यूजेस हैं, तो वो लो डेंसिटी पॉलीथीन्स होते हैं। जो कैरी बैग वगैरह हमारी होती है, वो सारी लो डेंसिटी पॉलीथीन्स की होती है। हम लोग कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस कर लें। केमिकली ये इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, बट फ्लेक्सिबल, ठीक है, इसलिए वो स्क्वीज बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, एनी हाउ आपको प्रॉपर्टीज और यूजेस हर पॉलीमर के जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो लो डेंसिटी के लिए आपको कंडीशन याद करनी है। देखो आप लोग वीडियो सिर्फ देखें नहीं, साथ में मैं जो रिपीट करवा रहा हूँ उसको आप लोग रिपीट भी करें। तो जितना आप लोग रिपीट करेंगे उतना आपको याद रहेगा। देखिए लो डेंसिटी के लिए जो कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग लेनी चाहिए क्या? तो हाँ, स्ट्रॉन्ग लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को लो डेंसिटी करवाना है। मतलब हम लोगों को जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली या एफिशिएंटली नहीं करवानी है, हम लोग को बहुत सारी बीच में स्पेसेस छोड़नी है। इसका मतलब ये हुआ तब लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। इसका मतलब कि 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 350 केल्विन से 570, मतलब इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर रखेंगे तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। और जब प्रोसेस फास्ट होगी तो ये 1 बाय 1 सिस्टमेटिकली लीनियर फैशन में पैक नहीं होंगे, इनके अंदर ब्रांचिंग्स आएगी, और अगर इनके अंदर ब्रांचिंग्स आएगी तो वो क्या बन जाएगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब LDP, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह आप लोगों को याद रखना रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात। अब देखिए, अब इसी के बाद में हम लोग पॉलीथीन के अंदर ही दूसरा क्या पढ़ने वाले होंगे? फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे कि इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पर नहीं लेना है, इतना हाई प्रेशर हम लोगों को यहाँ पर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हम लोगों को सिस्टमेटिकली और स्लोली करवानी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये जो मोनोमर्स हैं उनको स्ट्रांगली पैक करना है। और अगेन क्यों? तो हम लोगों को हाई डेंसिटी पॉलीथीन को फॉर्म करना है। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी ब्रांचिंग आ जाए और वो लो डेंसिटी बन जाए। हमें अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है तो हम लोगों को सिस्टमेटिकली 333 से लेकर के 343 केल्विन तक का टेम्परेचर, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कैटलिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करेंगे। इसको कहते हैं ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट।
क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग रिपीट करें मेरे साथ में, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब देखिए डायरेक्टली आप लोगों को पूछते हैं इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एचडीपी को बनाने के लिए जिस कैटलिस्ट का यूज करा जाता है उसका नाम क्या है। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके ऊपर मिलता है तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए, जिगलर नाटा कैटलिस्ट को बोलते हैं। अच्छा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट को केमिकली क्या कहते हैं, केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी कभी कभी आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखें, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के कॉम्बिनेशन को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। किसको, ट्राई इथाइल मतलब C2H5 और इसको हम लोग थ्राइस ले लें, और एल्यूमिनियम, तो ये हो गया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और साथ में टाइटेनियम TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी रिएक्शन तो आप लोगों को पता है। देखो बेटा, रिएक्शन में तो कोई चेंज नहीं करना है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH2 N टाइम्स ही अपने को बनाना है। तो अगर आपको एक बार रिएक्शन पता चल चुकी है तो वो पॉलीथीन की रिएक्शन तो हमेशा सेम रहने वाली है, लेकिन एरो के ऊपर की कंडीशंस आपको हमेशा अलग अलग करते रहना है। अब आपको क्या सोचना है कि हमें एग्जाम में आया है हाई डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी का मतलब पैकिंग कैसा होगा, लीनियर पैकिंग, मतलब वन आफ्टर अनदर, इस तरह से पैकिंग करेंगे तभी तो वो हाई डेंसिटी बनेगा। अगर कहीं से ब्रांचिंग आ जाएगी तो फिर तो वो लो डेंसिटी बन जाएगा। तो लीनियर पैकिंग के साथ में अपने को बनाना है। इसका मतलब रिएक्शन को कैसे करवाना पड़ता होगा, स्लोली, और रिएक्शन को स्लोली करना है, इसका मतलब हम लोग को उतना हाई टेम्परेचर और उतना हाई प्रेशर लेना पड़ता होगा क्या, नहीं। तो टेम्परेचर कितना लेना है, 333 से 343 केल्विन, और प्रेशर कितना लेना है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को इसके अंदर लेना है। और सिस्टमेटिकली अगर अरेंजमेंट करवाना है तो एक स्पेशल कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है हम लोग को, उसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट केमिकली क्या होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का कॉम्बिनेशन। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। लो डेंसिटी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाई डेंसिटी तो बहुत हार्ड होता होगा, ठीक है, जैसे डस्टबिन वगैरह बनाने के लिए, बकेट्स वगैरह बनाने के लिए फिर एचडीपी का यूज करते होंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज में कि वो लीनियर है। देखो यहाँ पे लिखा है बेटा लीनियर का मतलब वन आफ्टर अनदर, क्लोजली पैक्ड होना चाहिए ये। फिर उसके बाद में केमिकली इनर्ट तो होगा, और हम लोग क्या कहेंगे, मोर टफर एंड हार्डर देन व्हाट, मोर टफर एंड हार्डर देन व्हाट, एलडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा टफ होगा, एलडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होना चाहिए। और इसका यूज फिर हम लोग क्या करेंगे, बकेट वगैरह डस्टबिन वगैरह बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने मैकेनिज्म को अच्छे से देखा, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करके भी देखा है, और आप लोगों ने एक बार अच्छे से लिख के देखा है, बिना देखे लिख के भी देखा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स शुरू किए हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको मैंने पॉलीथीन अच्छे से समझा दिया। पॉलीथीन में एचडीपी और एलडीपी ये दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, आप लोग रिवाइज करें कि एलडीपी में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम लोग पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। एचडीपी में हम लोगों को सिस्टमैटिकली कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, जिगलर नाटा। एलडीपी के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एचडीपी के अंदर उतना हाई नहीं और उतना हम लोग कहेंगे कि हाई टेम्परेचर भी नहीं और उतना हाई प्रेशर भी हमको नहीं लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एलडीपी में क्या होता है, तो लो डेंसिटी होती है, इसका मतलब क्या होता होगा, ब्रांचिंग। जबकि एचडीपी में डेंसिटी हाई है तो वो पैकिंग कैसी होती होगी, लीनियर और क्लोज पैकिंग होती होगी। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करें तो फिर आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड क्लास एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया है अब पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। अच्छा, इसका जो नाम है ना, ये सारे जो नाम मैंने लिखे हैं ये नाम आप लोग को बाय हार्ट करने रहेंगे। इसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कि देखिए PTFE है ना, बीच में T आ रहा है और F आ रहा है, टेफ तो आ ही रहा है, लॉन आप अपने मर्जी से लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन। ठीक है, PTFE, ये T और F को देख के टेफ तो आप लोग पहचान लोगे ना,
फिर टेफ्लॉन में क्या दिक्कत आएगी? फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन पीटीएफई का दूसरा नाम क्या होता है? टेफ्लॉन। कभी कभी आप लोगों को डायरेक्टली 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, गिव द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन मतलब पीटीएफई, पीटीएफई का मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन। अब अगर आपको ये पता है ना बेटा, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन आपको आ गया, आप समझ लीजिए कि आपको आ गया प्रिपरेशन। जैसे अभी हम लोगों ने CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखा था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? ईथीन। अब ये पॉली वर्ड जो आया है वो तो पॉलीमर में आएगा, एक्चुअली जो मोनोमर है वो क्या है? टेट्राफ्लोरोईथीन। अब अगर आपको पता है कि ईथीन क्या है, तो उसके अंदर टेट्राफ्लोरो को ही तो इंसर्ट करना है। टेट्राफ्लोरो को इंसर्ट करने के लिए उसके अंदर 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, जो कि है। तो आप 1 बाय 1 करके सारे H को F से रिप्लेस कर दीजिए, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसी का नाम होता होगा टेट्राफ्लोरोईथीन। ईथीन पता है तो दोनों नहीं, चारों के 4 हाइड्रोजन को आप फ्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए, CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोईथीन। इसके मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? N। अब रिएक्शन तो आपको पता ही है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, दोनों तरफ से वैलेंसीज को ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और N टाइम्स लिख देना है। यहाँ पर कैटलिस्ट आप लोगों को बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये याद कर लें कि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट लिया जाता है और आप लोगों को कंडीशन याद रखनी है हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक रिलीफ की बात है। आपको यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू, कैटलिस्ट की वैल्यू अगर नहीं भी याद रखते हैं तो चलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है इसका यूज़, टेफ्लॉन का जो यूज़ होता है वो नॉन स्टिक सरफेसेस बनाने के लिए यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। जो नॉन स्टिक के जो सरफेसेस होते हैं वो हम लोग टेफ्लॉन से बनाते हैं। तो ये एक इसका यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। यूजेस बेस्ड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों को यूजेस भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे LDP में आप लोगों ने याद रखा कि जो फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। HDP में आप लोगों ने याद रखा बकेट्स, डस्टबिन बनाने में यूज़ होता है। वैसे आप लोग टेफ्लॉन की भी खास यूज़ याद रखें, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने LDP बनाया, जैसे हम लोगों ने HDP बनाया, वैसे हम लोगों ने पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन भी बना लिया। याद रखना पड़ता है तो कंडीशन, प्रॉपर्टी और यूजेस ही याद रखनी पड़ती है। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है, फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसको हम लोग पान से भी रिप्रेजेंट करते हैं, PAN। क्या कहते हैं इसको? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका मतलब साफ है कि एक्राइलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होता होगा, एक्राइलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होता होगा और उसी को पॉलीमराइज करने के बाद में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का एक और नाम होता है एक्राइलेन। अब देखिए वर्ड ही आ रहा है ना इसके अंदर, एक्राइलो, तो एक्राइलेन को बाय हार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है तो आप बोल दोगे कि सर हाँ एक्राइलो आ रहा है, तो आपने बताया था एक्राइलेन, तो ये इसका नाम हो गया। अब आपको एक और नाम इसके अंदर याद रखना होता है, ऑरलॉन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का एक और नाम होता है ऑरलोन। ठीक है, अब एक तरीका है जैसे मैंने भी याद किया हुआ है इसको, आप लोग पान तो कभी ना कभी जिंदगी में खाए होंगे या देखे होंगे या सुने होंगे। ये है पान। अब किसी को देना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पान और लो, ऐसे ही कहेंगे हम किसी को। अगर आपको किसी को पान ऑफर करनी है और वो ऑलरेडी एक पान खा चुका है तो हम क्या कहेंगे? पान और लो। तो इसी से आप लोग याद रख लीजिए कि ये पान और उसके बाद में और लॉन। ठीक है, ठीक है, तरीका थोड़ा सा अजीब है और वीडियोस वगैरह में बताने के लिए अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए अच्छा है ये तरीका, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल PAN। अब एक्राइलेन बोलते हैं वो तो याद रह जाएगा क्योंकि एक्राइलो से एक्राइलेन आ जाएगा। अब ये ऑरलॉन को याद रखना भी अपने आप में चैलेंज होता है जब हम लोग को पूरा 12th का सिलेबस एक साथ में पढ़ना होता है। तो आप लोग याद रखिए, पान आप किसी को ऑफर कर रहे हैं और लेने को बोल रहे हैं आप उसको, तो पान ऑरलॉन। ठीक है, अच्छा, अब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये दिखता कैसे है? तो नाइट्राइल आपको पता है साइनाइड के ही IUPAC नाम को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, वो CN कंसिस्टिंग होता है। अब फिर से देखिए, सारे ही काम हमारे ईथीन से ही हो जाते हैं,
H2 डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये इथिन है कि नहीं। अब यहाँ पे नाइट्राइल है ना बेटा, नाइट्राइल का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, साइनाइड। आपको एक H को हटाना है यहाँ से और उसकी जगह पे CN को प्लेस कर देना है, एक H को हटाना है उसकी जगह पे CN को प्लेस कर देना है। तो CH2 डबल बॉन्ड, अब ये CH बन गया और CN आ गया उसके ऊपर, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। अब आप लोग कैटलिस्ट ले लीजिए पेरोक्साइड। अब आपको क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, एक वैलेंसी यहाँ से ओपन करनी है, एक वैलेंसी यहाँ से ओपन करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में क्या लगा देना है, N। तो देख लीजिए आप लोग, CH2 CH CN सिंगल बॉन्ड आ गया, एक वैलेंसी यहाँ से ओपन करी, एक वैलेंसी यहाँ से ओपन करी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और N टाइम्स लगा दिया। तो ये है एक्राइलोनाइट्राइल, ये है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसका यूज आप लोग याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन कमर्शियल फाइबर्स। ये यूजेस वगैरह थोड़ा सा आप लोग एक आध दो बार देखेंगे अच्छे से, तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। जितना मैं याद करवा सकता हूँ उतना मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ पूरी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने HDP, LDP, टेफ्लॉन और ऑरलॉन, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आपको याद हो तो शुरू में ही जब मैं पॉलीमराइजेशन डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में पॉलीविनाइल क्लोराइड डिस्कस किया था। तो वो भी एक तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, PVC है, पाइप्स बनाने के यूज़ होता है वो, तो वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने वापस यहाँ पर एडिशन में एग्जाम्पल में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई PVC बनाने को बोलता है तो क्या करना होता है बेटा, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जो CN है ना उसकी जगह पे क्या आएगा, Cl, साइनाइड की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन के लाने से। तो वो हम लोगों ने जब हम लोग पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैंने आपको PVC भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, और कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, LDP, HDP, फिर उसके बाद में हम लोगों ने PVC का एग्जाम्पल देखा हुआ था, हमने पॉली एक्राइलोनाइट्राइल देखा, हमने टेफ्लॉन देखा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिटेल में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स की, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये साल डायरेक्टली प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, गिव द प्रिपरेशन ऑफ दिस, गिव द प्रिपरेशन ऑफ दिस, ऐसे करके 2 क्वेश्चन और लगा के उन्होंने दे दिया था। तो डायरेक्ट प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये आप लोगों को जरा अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एडिशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोगों को याद होगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैंने आप लोगों को दूसरा नाम क्या बताया था, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो आप लोग याद रखें कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स में हम लोग नायलॉन 6 का प्रिपरेशन और नायलॉन 6 का प्रिपरेशन देखते हैं, फिर बाद में हम लोग पॉलीएस्टर्स देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग बेकेलाइट, मेलामाइन, ये बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं वो सारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक एक करके आते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से देखें। देखिए पॉलीअमाइड्स, आप लोग को ये पता है कि जो अमाइड्स ग्रुप है ना वो कौन सा होता है। अगर C डबल बॉन्ड O है और साथ में N है, C डबल बॉन्ड O N, ये C से अगर जुड़ा हुआ है तो जो ये ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमाइड्स कहते हैं। ये ग्रुप का नाम है अमाइड। अब ये N के पास 2 H हो सकते हैं, 1 H हो सकता है, या एक भी H नहीं भी हो सकता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स वाली बातें हैं वो। लेकिन इनफैक्ट C डबल बॉन्ड O में C से N जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब उसको हम लोग अमाइड्स कहते हैं। तो ये लिंकेज आपको ढूंढनी रहेगी उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नायलॉन 6 की, ठीक है। नायलॉन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ दिस चैप्टर, आप इसको ध्यान से देखें।
देखो बेटा, सबसे पहले तो जो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है उसको आप रहने दो। आप लोग मेरी आवाज़ को सुन के दो नाम याद रखो, दो नाम याद करो। नायलॉन 66 सुनते ही आपको दो नाम याद आने चाहिए, वो है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। आप लोग रिपीट करें मेरे साथ में, ये आप रिपीट जितना करेंगे मेरे साथ में तो मेरे को नहीं लगता कि फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी इसको याद करने में। आप एक बार पढ़ेंगे आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। आप लोग वीडियोस को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सुने और साथ में रिपीट करें। आप लोग को दो नाम याद रखने हैं नायलॉन 66 में। सबसे पहला नाम है हेक्सामिथिलीन डायमीन, वैसे मोनोमर्स में ही आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा है हेक्सामिथिलीन डायमीन। और दूसरा नाम कौन सा है? एडिपिक एसिड। आप लोग रिपीट करें, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। कौन से दो नाम है? हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ठीक है। अब देखिए, मिथिलीन जो होता है ना, मिथिलीन वो होता है बेटा CH2 ग्रुप को मिथिलीन कहते हैं, और वो कितनी टाइम है? 6 टाइम। और NH2 को हम लोग अमाइन कहते हैं, और वो कितनी टाइम है? 2। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड मैंने आपको कभी ना कभी बताया होगा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उसके अंदर कितने COOH ग्रुप होते हैं? 2। और एडिपिक एसिड में 2 COOH के बीच में 4 CH2 होते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा देखें, NH2 NH2 CH2 6, ये क्या होगा फिर? हेक्सा मिथिलीन डायमीन। देखा आपने, 6 का मतलब हेक्सा, CH2 का मतलब मिथिलीन, और 2 NH2 का मतलब डायमीन। हेक्सा मिथिलीन डायमीन, ये इसका नाम हो गया पहला। अच्छा, फिर एडिपिक एसिड क्या है? देखिए, मैंने आपको पता डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये COOH यहाँ पे दोनों तरफ दोनों एंड पे होगा, और CH2 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये CH2 4 हमको किस तरह से याद रहेगा? तो ये मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ, आप लोग देखें जरा ध्यान से इसको। क्या बना रहे हैं हम लोग? नायलॉन 6 और 6। नायलॉन 6 में मोनोमर्स कितने हैं? 2। पहला ये है, दूसरा ये है। ये 6 और 6 बताता है कि इसके अंदर भी 6 कार्बन होने चाहिए और इसके अंदर भी 6 कार्बन होने चाहिए। ठीक है। अब CH2 6 आप लोग देख रहे हो 6 कार्बन तो हो गए। अब इसके अंदर भी 6 कार्बन होने चाहिए, और वो एसिड है और वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH तो आ गया। मतलब एक कार्बन ये हो गया बेटा, एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन तो हो चुके हैं। तो अभी 6 करने के लिए और कितने बचे? 4 ही तो बचे, और CH2 4 लिख दिया हमने। तो आप लोग ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो इसको, हेक्सामिथिलीन डायमीन, और दूसरा है इसके अंदर एडिपिक एसिड। ठीक है। अब आपको कंडेंसेशन करवाना है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन, एक छोटे से मॉलिक्यूल जैसे H2O, जैसे अल्कोहल, एक छोटे से मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है आपको। मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जो NH2 के पास एक H है देने को, और यहाँ से निकलने को OH है। यहाँ से H निकल जाए, यहाँ से OH निकल जाए तो क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? NH। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ये NH, ये तो पूरा निकल चुका है। क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लिखा है, C डबल बॉन्ड और NH। फिर ये जो CH2 6 है उसको मैंने यहाँ लिखा है, और ये CH2 4 है उसको मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, तो पॉलीमर है। पॉलीमर में ऐसा नहीं कि ये 2 मोनोमर ही कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना देंगे। इसके साथ में एक और एडिपिक एसिड यहाँ से होगा, और इसके साथ में एक और हेक्सामिथिलीन डायमीन यहाँ से होगा। मतलब ये ग्रुप NH2 भी अपना H डोनेट करके क्या बना देगा? NH। ये COOH भी अपना OH डोनेट करने के बाद क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड O। तो आगे एक वैलेंसी कंटिन्यू, आगे एक वैलेंसी कंटिन्यू करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के n टाइम्स आप लोग लगा लेंगे। आपको समझ में आ गया? अब देखिए कि पॉलीअमाइड्स है क्या? हाँ देखो बेटा, मैंने बताया C डबल बॉन्ड O में C जब N से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग अमाइड लिंकेज ही बोलते हैं। तो ये अमाइड लिंकेज तो हो गई। अब क्योंकि पॉलीमर है तो पॉलीअमाइड्स हो गया ये। ठीक है। कौन से 2 मोनोमर यूज किए हमने? हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ये आपको समझ में आया कि ये 6 और 6 का क्या मतलब है? ये 6 और 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर ये जो चेन है उसके अंदर एक तरफ 6 कार्बन है और एक दूसरे तरफ 6 कार्बन है, 6 और 6। ठीक है।
अब इसका यूज़ आप लोग देख लीजिए, ब्रशेस के अंदर जो ब्रिसल्स होते हैं उसको बनाने के लिए ये इसका यूज़ करा जाता है, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ करा जाता है। तो ये आप लोग याद रखें ज़रा, यूजेस वगैरह आपको याद रखने रहेंगे, बाकी मैं प्रिपरेशन जितना हो सके उतना आप लोगों को याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया नायलॉन 66 का प्रिपरेशन, हेक्सामिथिलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को अभी के अभी पॉज कर लें और एक रफ बुक में इसका प्रिपरेशन खुद से लिख के देखें। ठीक है, देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मुझे सब कुछ आता है, इसको हम लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मुझे आता है फिर भी मैं एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी आप लोग शक करें और लिख के प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ठीक है, तो आपका वो शक भी दूर हो जाएगा, उसको फिर रिपीटेडली आप लोग रिवाइज करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इस चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी। ट्विस्टिंग बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल में जिसमें आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि कौन सा कन्वर्जन कब आ जाए, क्या यूज़ करना पड़ जाए, थोड़ा ट्विस्टिंग ट्रिक वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो ये अनलाइक अदर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर भी होता है। ठीक है, तो पॉलीअमाइड्स में हम लोगों ने नायलॉन 66 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नायलॉन 6। अब जैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि नायलॉन 6 है, मतलब 6 कार्बन का एक ही मोनोमर लेना पड़ता होगा इसके अंदर, उसके अंदर ही 6 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर नायलॉन 6 का जो मोनोमर है, नायलॉन 6 को प्रिपेयर किससे करा जाता है, उसका नाम ये कैप्रोलैक्टम। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोर्ड में भी ये पूछा गया है कि नायलॉन 6 बनाने के लिए इनमें से आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को कैप्रोलैक्टम को सिलेक्ट करना होता है उसके अंदर। ठीक है, तो नायलॉन 6 को बनाने के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं, कैप्रोलैक्टम। देखिए पॉलीअमाइड तो अभी भी है ना, तो C डबल बॉन्ड और NH तो होना ही चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड है, देखो C डबल बॉन्ड और NH तो होना ही चाहिए। अब बचे कितने कार्बन, 6 कार्बन चाहिए, उसमें एक आ चुका है, तो कितने बचे, 5, 1 2 3 4 और 5, सारे CH2 आपने बना दिया। एक साइक्लिक कंपाउंड आपने बना दिया, हाई टेम्परेचर वाटर की प्रेजेंस से क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से ब्रेकिंग कर दीजिए। ये C डबल बॉन्ड विथ 1 वैलेंसी ओपन यहाँ से शुरू कर दीजिए लिखना, फिर CH2 ऐसे कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, और वो कनेक्टेड किससे है, NH से कनेक्टेड है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसको N टाइम्स लगा दे, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नायलॉन 6। ठीक है, टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ये आप लोगों को यूजेस थोड़े से बाय हार्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब कैप्रोलैक्टम से हम लोगों ने एज पर द NCERT कैप्रोलैक्टम से ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया, वरना कैप्रोलैक्टम को जिससे बनाया जाता है ना, वो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन रिएक्शन, उसमें H2O रिलीज होता है। तो इसमें आप लोग याद रखें कि कैप्रोलैक्टम से ही स्टार्ट कर लें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, NCERT में भी यहीं से दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही देख लें। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग नायलॉन 6 के लिए कैप्रोलैक्टम याद कर लें, अमाइड लिंकेज बना दीजिए इसके अंदर, 5 CH2 को ऐसे अरेंज कर लीजिए, हाई टेम्परेचर वाटर की प्रेजेंस ले लीजिए, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके ओपन चेन कंपाउंड बना के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको N टाइम्स लगा दीजिए, ये बन गया नायलॉन 6। टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स में इसका यूज़ होता है। तो हम लोगों ने अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स को पढ़ना शुरू किया है, उसमें मैंने पॉलीअमाइड्स में आप लोगों को नायलॉन 6 और नायलॉन 6 को डिटेल में समझा दिया। अब इसमें जो हम लोगों को सेकंड पढ़ना है वो है पॉलीएस्टर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा इसको, नायलॉन 6 और टेरिलिन डेक्रॉन, मतलब पॉलीएस्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट आपको प्रिपरेशन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको टेक्निक भी सिखाता हूँ, देखते हैं कितना काम आती है। देखिए टेरिलिन को डेक्रॉन बोलते हैं, ये आप लोग याद रखें। अब टेरिलिन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखा दूं कि इसको पॉलीएस्टर्स क्यों बोला जाता होगा, क्योंकि इसके अंदर एस्टर लिंकेज होती होगी। देखिए ये एस्टर लिंकेज है,
इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं एस्टर। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ में सी से अगर एन जुड़ा होता तो उसको हम लोग पॉलीअमाइड्स कहते हैं, वैसे सी डबल बॉन्ड ओ में सी से जब ओ ही जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग पॉली एस्टर्स कह सकते हैं। मतलब ये ग्रुप का नाम है एस्टर, जब वो बहुत सारे में कंबाइन हो जाएगा तो उसको पॉली एस्टर्स भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, अब टेरिलीन का प्रिपरेशन करना है। तो टेरिलीन जो वर्ड है ना, इसको मैं दो पार्ट्स में कट करके आपको सिखाता हूँ। ये टेरी है और ये लीन है, टेरिलीन बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो टेरी है ना, इससे आप लोग एक वर्ड याद रखें, टेरेप्थेलिक एसिड। क्या याद रखें? टेरेप्थेलिक एसिड। टेरी और लीन, टेरी से याद रखें टेरेप्थेलिक एसिड और लीन से याद रखें इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, टेरी से याद रखेंगे टेरेप्थेलिक एसिड और लीन से याद रखेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें भी लीन आ रहा है ना। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो माइंड में रिकलेक्शन के लिए कुछ लिंक चाहिए होती है, वो मैं लिंक दे रहा हूं मैं आपको। तो टेरे से टेरेप्थेलिक एसिड, लीन से इथिलीन ग्लाइकॉल, याद हो गया। अब इथिलीन ग्लाइकॉल को बनाना है अपने को। ऑल है ना, अल्कोहल है ये। ठीक, क्या है? अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये, मतलब एक OH यहाँ पे और एक OH इस एंड पे, और बीच में आपको CH2 दो कार्बन बनाने हैं, क्योंकि इथिलीन है ना, दो ही कार्बन होंगे। इथिलीन ग्लाइकॉल, याद रह गया बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल। और दूसरा कौन सा है? टेरेप्थेलिक एसिड। ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे एडिपिक एसिड था, COOH। ठीक है, बीच में आपको बेंजीन को प्लेस कर देना है 1,4 पोजीशन पे, COOH को लगाना है। ठीक है, COOH एक यहाँ लग गया, COOH यहाँ लग गया, 1 और 4 पोजीशन पर, बीच में आ गया बेंजीन, टेरेप्थेलिक एसिड। याद रह रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि बेटा यहाँ पे O तो ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगा अपने को, OH का O, तो C डबल बॉन्ड O तो चाहिए ना, तो C डबल बॉन्ड O तो यहाँ से आएगा, COH। और नाम आपने याद रखा है टेरेप्थेलिक एसिड, तो एसिड के अंदर COH तो होता ही है, और बीच में बेंजीन लगाना है बस आपको खाली। तो हो गया एक इथिलीन ग्लाइकॉल और एक हो गया टेरेप्थेलिक एसिड। अब फिर से कंडेंसेशन ही करना है। यहाँ से H को ले लीजिए, यहाँ से OH को ले लीजिए, तो H2 निकल गया। तो ये अगर OH देगा तो ये भी OH देगा, ये अगर OH देगा तो ये भी OH देगा। अब आप कंबाइन करके लिख लीजिए इसको। जैसे यहाँ से H निकाल दिया तो खाली क्या बचा? O, फिर CH2, फिर CH2, फिर O। यहाँ से OH निकल गया तो क्या बचा? CO, C डबल बॉन्ड O मतलब, फिर बेंजीन, फिर ये OH निकल गया, CO मतलब C डबल बॉन्ड O। वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको n टाइम्स कर लीजिए आप लोग। इसको टेरिलीन या डेक्रोन हम लोग कह देंगे। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया? थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप लोग याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर। टेरिलीन को सबसे पहले आप लोग काट लीजिए टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल में। फिर आप लोग सोचिए, इथिलीन का मतलब 2 कार्बन होता है और ग्लाइकॉल का मतलब 2 OH होने चाहिए। और फिर उसके बाद में आप लोगों को टेरेप्थेलिक एसिड चाहिए, बीच में बेंजीन बनाना है, और 1,4 पे COOH। फिर तो आप जानते ही हैं कि OH का H ले लेना है, COH का OH ले लेना है और जोड़ देना है, बस कंबाइन हो गया। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, ये आप लोगों को याद रखनी रहेगी इसके अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को HDP के अंदर ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट को बहुत फोकस करके बताया था कि आपको याद करना है, वैसे ही आपको यहाँ पर कैटलिस्ट याद रखना है, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। कैसे याद रखेंगे? जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। आप लोग रिपीट करें कि ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट क्या था? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। वैसे ही एक कैटलिस्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे, टेरिलीन या डेक्रोन बनाने में इसका यूज होता है, वो है जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। टेम्परेचर में आप लोगों को 423 से 460 केल्विन याद रखना पड़ेगा। और इसका यूज़ आप लोग देख लीजिए, सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह बनाने में, जैसे लिखा है ग्लास रीएनफोर्सिंग मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट्स बनाने में यूज़ होता है ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, यूज़ वगैरह याद कर लीजिए। ठीक है,
अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड में। हम लोगों ने सबसे पहले पॉलीअमाइड्स देख लिया, हम लोगों ने उसके बाद पॉलीएस्टर्स देख लिए, फिर उसके बाद में हम लोग अब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स देखने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मैं आई होप मैं समझाऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का पूरा फोकस इस समय वीडियो में होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस कर देते हैं, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करें और उसके बाद में फिर से सुने, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे बेकेलाइट का प्रिपरेशन करना हम शुरू किए हैं और लिखा है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये बड़ा अच्छा था कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, आपको पता ही चल गया कि फिनॉल लेना है फॉर्मल्डिहाइड लेना है। बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। फिनॉल आपको पता है बेंजीन पे OH, फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है HCHO है ना। अल्डिहाइड में सबसे छोटा अल्डिहाइड यही होता है। क्या होता है ये HC डबल बॉन्ड O और H, HCHO। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहले आप लोग ऐसे याद रखें, बेकेलाइट में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, पहला फिनॉल लेना है, बाद में फॉर्मल्डिहाइड लेना है, फिनॉल लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है, ठीक है। एसिडिक या बेसिक मीडियम में इनकी रिएक्शन आप लोग कराइए। अब आपको पता है कि जो OH होता है ना, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो मतलब ऑर्थो पे या पैरा पे कुछ फॉर्मल्डिहाइड का वो सब्स्टिट्यूशन करवाने वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर H तो ऑलरेडी है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, ठीक है। आप लोग एकदम इजीली इसको सोचें कि इसको कंबाइन कर दें अगर, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ गया, CH2OH। मान लो कि ऑर्थो के साथ साथ में पैरा पे भी ये रिएक्शन होती है, तो CH2OH CH2OH। मान लो कि दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे हमको नहीं पता कि कहाँ कहाँ होगी रिएक्शन, हमने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। यहाँ पे होती है तो CH2OH CH2OH और CH2OH, बाकी OH तो सेम रहा। मतलब फॉर्मल्डिहाइड ने रिएक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे, मेटा पे तो कभी नहीं अटैक होता, ये आपको पता है। तो CH2OH ऑर्थो पे बन सकता है, ऑर्थो पैरा पे बन सकता है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे बन सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने मोनोमर को प्रिपेयर किया है, दिस इज द मोनोमर। आगे हम लोग को यूज करने के लिए जो मोनोमर लेना था वो हमने यहाँ पे लिया है, बेंजीन के ऊपर OH और CH2OH। एसिडिक मीडियम में इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखना है जरा ये नोवोलेक का प्रिपरेशन किस तरह से किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा अच्छे से देखें इसको। देखिए बेंजीन के ऊपर का जो OH है ना, वो तो वैसे के वैसा रहेगा। अभी जो CH2OH है, इसमें से हम लोग OH निकाल सकते हैं, ठीक है। OH निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बना के दिखाता हूँ। ये बेंजीन के ऊपर OH है और CH2OH, इसको मैंने यहाँ बना दिया। अब ऐसी ही एक जो ये कंपाउंड है उसको मैं आगे बनाता हूँ, दो मॉलिक्यूल को मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, फिर बाकी तो आप लोग कर लेंगे। OH और CH2OH और यहाँ पे क्या है H, देखा आपने। अब यहाँ से OH और इस साइड का H अगर निकल जाए, ये निकल गया H2O के फॉर्म में। अब क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर OH, बीच में CH2, ये CH2 इस पोजीशन से जाके जुड़ेगा और ये पूरा का पूरा पार्ट। अच्छा, जैसे ये CH2 यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ से भी तो जुड़ सकता है, और जैसे OH यहाँ से रिप्लेस हुआ है वैसे आगे भी तो रिप्लेस हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि बेंजीन के ऊपर OH फिर CH2, बेंजीन के ऊपर OH फिर CH2, बेंजीन के ऊपर OH फिर CH2, इस तरह से ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और इस तरफ से भी CH2 बेंजीन के ऊपर OH, CH2 बेंजीन के ऊपर OH, इस तरह से वो आगे भी चलता रहेगा। तो मैंने एटलीस्ट 3 मोनोमर बना के आप लोग को शो किया है, और ये अभी बेकेलाइट नहीं बना है, ये तो अभी क्या बना है, नोवोलेक, ठीक है। ये जो आपके सामने एक लीनियर पॉलीमर दिख रहा है, दैट इज नॉट बेकेलाइट, ये तो लीनियर है, हम लोगों को तो क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट बनाना है। तो ये हो गया नोवोलेक। क्या हो गया, नोवोलेक। आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है, पीछे आप बेकेलाइट का स्ट्रक्चर देखो, उससे पहले मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। ये जो नोवोलेक है ना, ये नोवोलेक, इसको आप यहाँ से उठाइए और इसका मिरर इमेज लेके यहाँ रख दीजिए। मतलब इसको यहाँ रखना, यहाँ रखा हुआ है हमने,
इसको आपको उठाना है, मतलब ये तो यहीं पे रहेगा, इसका एक कॉपी आपको उठानी है और इसको ऐसा करके यहाँ रख देना है। तो इसी की मिरर इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी नीचे, क्योंकि CH2OH तो यहाँ पे लिया ना हमने, CH2OH तो पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है, तो रिएक्शन तो आगे नीचे भी हो सकती है। तो आगे मैंने क्या लिखा है देखो, कि नोवोलैक को अगर एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ में और आप हीट करते हो तो बेकेलाइट वो बना देता है। जैसे हम लोगों ने इतना स्ट्रक्चर देखा था अभी, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया, नोवोलैक था ये। अब मैंने क्या बोला आपको, ये यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख देना है, उल्टा मिरर इमेज के फॉर्म में। देखा आपने, OH यहाँ पे आ गया, CH2OH यहाँ पे आ गया, ये CH2 यहाँ आ गया, ये CH2 यहाँ आ गया, ये OH यहाँ आ गया। तो ये एक और नोवोलैक हो गया कि नहीं, ये वाला। और इसको फिर हम लोगों ने जोड़ दिया CH2 और CH2 की लिंक से। तो जो बना है आपके सामने, दैट इज नथिंग बट बेकेलाइट। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। इसको खुद से बना के देखेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसके जो यूजेस हैं वो कोम्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में काफ़ी यूज होता है, और किसी यूटेंसिल्स के हैंडल्स वगैरह बनाने में इसका यूज आता है। बेकेलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें, क्योंकि अभी ये लास्ट है तो ये भी मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर अभी हम लोग लेक्चर्स को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, जैसे वो वाला कौन सा था, बेकेलाइट कौन सा था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये कौन सा है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन में आप लोगों को याद रखना 6 नाइट्रोजन होता है। जैसे बेंजीन ही है, बेंजीन का ये कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए, ये कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए, ये कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए। अब जैसे कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया और ये नाइट्रोजन ने यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ 1 बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड तो हो गए उसके। अब नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं हो सकता, लेकिन ये कार्बन को आप देखिए, ये वाला जो कार्बन है एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो 3 ही बॉन्ड हुए ना। तो एक वैलेंस यहाँ पे अभी खाली है, एक वैलेंस यहाँ पे ओपन है, एक वैलेंस यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, NH2 NH2 NH2। तो टोटल मिला के नाइट्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये 6 नाइट्रोजन के साथ में इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलामाइन। आप लोग ने स्ट्रक्चर देखा अच्छे से, बेंजीन ही बनानी है, कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देना है, और बाकी फिर ये 3 जो बचे हुए कार्बन है उससे NH2 NH2 और NH2 को ज्वाइन कर देना है। और दूसरा आपको पता ही है कि फॉर्मल्डिहाइड लेना है। आप समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब देखिए जो ये NH2 है ना, इसका एक H कम करके मैं यहाँ पे ऐसे शो करूँ और फिर ये रिएक्शन शो कर लूँ ऐसे, तो ये NH वैसे के वैसा रहा, ये CH2 और OH जैसे हम लोगों ने बेकेलाइट में किया था। तो पूरा का पूरा रिपीट हुआ, NH2 फॉर्मल्डिहाइड को बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लिया, वरना यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हो जाता। तो एक ही कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो NH CH2 और OH यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, ये बन गया इंटरमीडिएट रेजिन बन गया ये। अच्छा, फिर इसी का पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये तो क्या डोनेट कर सकता है, H, ये क्या डोनेट कर सकता है, H दूसरे मोनोमर के साथ में, और ये क्या डोनेट कर सकता है, OH। तो मैंने क्या किया कि इसको एज इट इज लिखा, इसका OH कम कर दिया, इसमें से H कम कर दिया, इसमें से H, यहाँ से वैलेंसी ओपन करी, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और n टाइम्स लिख दिया। इसी को मैं कहूँगा मेलामाइन पॉलीमर। बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। मेलामाइन ले लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दीजिए, जैसे फिनॉल के साथ में फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हुई थी वैसे मेलामाइन के साथ में हो जाएगी कि इंटरमीडिएट बनेगा, उसका पॉलीमराइजेशन करने के बाद में मेलामाइन पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज वगैरह बनाने में मेलामाइन पॉलीमर का यूज होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोगों को मैंने एडिशन पॉलीमराइजेशन के सभी एग्जाम्पल को डिस्कस किया। कंडेंसेशन में पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट,
और मेलामाइन पॉलीमर को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो पॉलीमर का जो मेन हिस्सा था ना, मेन हिस्सा चैप्टर का, वो आज के वीडियो लेक्चर में कवर हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। और अगर थोड़ी सी दिक्कत आई है अगर आप लोगों को समझने में, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से एक बार देखें रिपीटेडली। जब आप ये वीडियोस को देख लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझाई है और सारी इन्फॉर्मेशन कवर भी करी है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको 100% समझा दिया है। अब आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ पाते तो आप इसको 2 बार देख लीजिए, लिख के देखें, और जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर रबर्स के बारे में, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर बचा है। मैं कहूँगा 20% जैसा हिस्सा बचा है इस चैप्टर का, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग तब तक यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।